कम आयु में अगर किसी लीडर ने 50 से ज़्यादा महापंचायतें करके किसानों के दर्द को बयां किया है, किसानों की बात कहने की हिम्मत जुटाई है, तो उनका नाम जयंत चौधरी है। चौधरी जयंत सिंह जी ऐसे लीडर हैं जो किसान की पीड़ा को दिल से महसूस करते हैं। किसान किस प्रकार से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है, उसके बच्चों को किस प्रकार से रोजगार मिल सकता है, चौधरी जयंत सिंह जी बहुत गंभीरता से सोचते हैं। लोकतंत्र को कायम करते हुए लड़ते रहे। सड़क से सदन तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया। नेताजी होना इतना आसान नहीं है, नेताजी तो नेताजी थे। गुलाम मोहम्मद साहब शिक्षित विधायक हैं। सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के लिए उनके पास बहुत सारे सपने हैं। गुलाम मोहम्मद साहब वाकई में एक काबिल विधायक हैं। राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ एक दल नहीं है, ये एक परिवार है। राष्ट्रीय लोकदल उन लोगों का परिवार है जो गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, देहात में रहते हैं, जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, जो कामगारी से जुड़े हुए हैं, जो मेहनत कर करके अपना परिवार पालते हैं। राष्ट्रीय लोकदल उन लोगों का एक परिवार है। हम लोग जो है ईमानदारी के साथ एनडीए गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप उज्ज्वल जी, जो कि बागपत की छपरोली विधानसभा के रहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी से राजनीतिक शुरुआत की, उससे पहले छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। आज हमारे साथ हैं कुलदीप जी। आपका बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 पर। धन्यवाद। सबसे पहले आप छात्र संघ से लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल तक का अपना राजनीतिक सफर हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। जो आपके सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, जो आपके दर्शक हैं, उनको नमस्कार करता हूं। और आपने जो आज हमसे मुलाकात करने की शुरुआत की है, आपका पुनः धन्यवाद। जी बताइए। मैं बागपत जनपद के मवीकला गांव का निवासी हूं। मवीकला गांव हमारा ऐतिहासिक गांव और ऐतिहासिक जो धार्मिक स्थल है पुरा महादेव, उसके नज़दीक है। हिंडन नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और हमारा गांव एक किसान बाहुल्य गांव है। और पहले से ही हमारे गांव में हमेशा से चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे लोग चले हैं। चौधरी साहब की विचारधारा पे चल करके और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने जिस प्रकार के देश की कल्पना की थी, जिस प्रकार के राष्ट्र के निर्माण की उन्होंने एक सपना देखा था, उस पर हमारा गांव हमारा हमेशा चला है। मेरा परिवार पिछली 4 पीढ़ियों से, मैं अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे पिताजी ने एक चिट्ठी मुझे दी और उस चिट्ठी को देख करके मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, मैं भावुक भी हुआ। 1954 की बात है, जब मेरे परदादा स्वर्गीय चौधरी रिसाल सिंह जी ने, उस ज़माने में जब कांग्रेस हुआ करती थी और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी भी कांग्रेस में हुआ करते थे, तो उस समय जो है उन्होंने सदस्यता अभियान में 50 रुपये के सदस्य बनाए थे। 8 उनके पास रसीद बुक दी थी पार्टी ने। तो हम लोग जो है चौधरी चरण सिंह जी ने जब से राजनीतिक शुरुआत की थी, तभी से हमारा परिवार, पहले मेरे परदादा स्वर्गीय चौधरी रिसाल सिंह जी, फिर मेरे दादा स्वर्गीय रणवीर सिंह आर्य जी, मेरे पिताजी श्री धर्मपाल सिंह आर्य जी ने हमेशा चौधरी साहब के सिद्धांतों पर चलने का काम किया। चौधरी साहब के बाद चौधरी अजीत सिंह जी
ने राजनीतिक कमान संभाली, उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके मेरे परिवार ने काम किया। और काम भी इस तरह का था कि जिसके पीछे कोई किसी किस्म की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, कोई किसी किस्म का कोई लालच नहीं था। पूर्ण रूप से एकदम पार्टी के प्रति निष्ठावान सोच को लेके काम किया। उसके बाद 1999 में, चूँकि हम यूनिवर्सिटी, हमारी जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है उसमें पढ़ने आए थे, उसके छात्र रहे। मैंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 1999 में राजनीति विज्ञान विभाग में मैंने एडमिशन लिया एमए में। 2003 से मेरा छात्र राजनीति का दौर शुरू हुआ। 2003 में मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। बहुत सारे ऐसे छात्र हितों के मामले रहे, बड़े बड़े आंदोलन जिन आंदोलनों में हमें विशेष भूमिका निभाई। कुछ ऐसे आंदोलन थे जो हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने लीड किए। कुछ ऐसे आंदोलन थे, फीस वृद्धि का आंदोलन था, सीट वृद्धि का आंदोलन था, उनको मैंने लीड किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में छात्रों ने मुझे पसंद किया और 2004 में मुझे ये अवसर मिला। मेरा ये सौभाग्य था। मैं उन तमाम साथियों का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की एक राह दिखाई। और 2014 में 16 अक्टूबर 2004 को मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बना। और उसके बाद जो है मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। फिर उस समय गठबंधन की सरकार थी और स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, उनकी संयुक्त गठबंधन की सरकार थी, उसी में हम थे। वहाँ से मैंने जो है समाजवादी पार्टी की तरफ मैं गया और समाजवादी पार्टी में विभिन्न पदों पे मैं रहा। यूथ के जो पद थे, छात्र सभा का पद था, उसमें मैं राष्ट्रीय सचिव रहा। फिर यूथ ब्रिगेड में मैं राष्ट्रीय सचिव रहा। और ये सफ़र चलता रहा। हम लोग जो है लोकतंत्र को कायम करते हुए लड़ते रहे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई 2007 में और उस सरकार में हमने ज़मीन पर लड़ाई लड़ी, सड़क से सदन तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसमें मुझे जिम्मेदारी मिली। मैं सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विभाग है, रिमोट सेंसिंग, उसमें मुझे चेयरमैन बनाया गया और मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। तब से हम काम करते रहे, लगातार लोगों के बीच में रहे। फिर उसके बाद सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहते रहते 2020 में मैंने जो है राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली। उस समय नेतृत्व चौधरी माननीय हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी उस समय मौजूद थे। उनसे मेरी भेंट हुई, उनका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला। चूँकि मेरे परिवार से वो पहले से परिचित थे और परिवार को बहुत करीब से जानते थे, तो वो मैं राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं मानता हूँ, वो मैं घर वापसी मानता हूँ। और हमारे नेता जो आज भारत सरकार में मंत्री भी हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका प्यार मुझे मिला और तब मैंने राष्ट्रीय लोकदल में घर वापसी की। और उसके बाद जो है मुझे संगठन में जिम्मेदारी दी गई। मैं इस समय जो है राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय सचिव हूँ और वर्तमान में पार्टी के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करता हूँ। इस तरह से आपने बताया समाजवादी पार्टी से आपकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। आप काफ़ी लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में बने भी रहे। कैसा अनुभव रहा समाजवादी पार्टी के साथ? अच्छा अनुभव था, ठीक था। माननीय नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमें तो उन्होंने माननीय नेताजी ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था और उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहा। आपसे पूछना चाहूँगा, नेताजी के समय और अखिलेश जी के समय कुछ आपको बदलाव ऐसे महसूस हुए जिनको आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? बहुत बड़ा अंतर है, बताइए। बहुत बड़ा अंतर है। जो नेताजी का समय था वो अलग ही था। जिस प्रकार से वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता के प्रति बहुत ही सकारात्मक रूप से सोचते थे और बड़े संवेदनशील रहते थे। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं होती थी उनके प्रति बहुत संवेदनशील रहते थे। अब ये दूसरा विषय है, ये मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि नेताजी तो नेताजी थे। नेताजी जैसा होना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों के इस तरह के आरोप सुनने में आए हैं समाजवादी पार्टी को लेकर कि जब से कमान अखिलेश जी के हाथ में आई है बहुत कुछ बदला हुआ है।
नहीं, देखो, ये मैं अब उस दल में नहीं हूँ तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन आपने जहाँ तक नेताजी की बात की उसके बारे में मैंने कहा है कि नेताजी होना इतना आसान नहीं है। नेताजी होना इतना आसान नहीं है। नेताजी तो नेताजी थे, और उनका प्यार और आशीर्वाद, उनका काम करने का तरीका, उनकी शैली, लोगों से जुड़ने का उनका तरीका, आम आदमी तक उनका पहुंचने का तरीका, मैं तो खुद उनको फॉलो करने का प्रयास करता हूं। खुद उनके मार्गदर्शन जो उन्होंने हमें सिखाया है, उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूं। तो वो अपने आप में वाकई में नेताजी थे। समाजवादी पार्टी को आपने छोड़ा, नेताजी की जमकर तारीफें भी की, लेकिन छोड़ा आपने कहा कि जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल में घर वापसी की। जी, बताइए क्यों छोड़ी आपने समाजवादी पार्टी? अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो मैं यहाँ नहीं डिस्कस करना चाहता। बाकी जो है ये विषय अलग है, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। चलिए, अभी आप राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव हैं, अभी हम राष्ट्रीय लोकदल को लेकर ही चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल का जन्म किसानों को लेकर ही हुआ जी। जिस तरह से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को लीजिए, या उसके बाद स्वर्गीय अजीत सिंह जी को ले लीजिए, लगातार राष्ट्रीय लोकदल किसानों की लड़ाई लड़ती हुई आई। लेकिन जब से जयंत चौधरी के हाथ में कमान आई है जी, बहुत सारे यूपी पश्चिम के किसानों का ये भी आरोप है कि जयंत चौधरी जी लगातार किसानों की आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं। जी, देखिए, देश की आज़ादी के बाद इतनी कम आयु में अगर किसी लीडर ने 50 से ज़्यादा महापंचायतें करके किसानों के दर्द को बयां किया है, किसानों की बात कहने की हिम्मत जुटाई है, तो उनका नाम जयंत चौधरी है। जिस समय किसान आंदोलन हुआ और किसान आंदोलन के बाद जो किसानों में रोष था, उस समय चौधरी जयंत सिंह जी निकले थे, और निकल करके उन्होंने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हरियाणा और राजस्थान और दूसरे राज्यों में जा कर के किसानों की आवाज़ बनने का काम किया था। मैं मंच के माध्यम से कहता हूं कि चौधरी जयंत सिंह जी ऐसे लीडर हैं जो किसान की पीड़ा को दिल से महसूस करते हैं। किसानों की अच्छाई के लिए क्या हो सकता है, किसानों के लिए क्या बेहतरी का रास्ता हो सकता है, किसान किस प्रकार से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है, उसके बच्चों को किस प्रकार से रोज़गार मिल सकता है, उसके घर में किस प्रकार से दिवाली मन सकती है, उसके घर में किस प्रकार से ईद मन सकती है, ये अगर कोई सोचता है भारत की राजनीति में, और भी लोग सोचते होंगे, लेकिन मैं देखता हूँ कि चौधरी जयंत सिंह जी बहुत गंभीरता से सोचते हैं। तो जितनी किसानों की लड़ाई उन्होंने लड़ी, सड़क से सदन तक, आज वो भारत सरकार में मंत्री हैं, आज भी उनके दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती हैं कि किस प्रकार से किसानों और कामगारों को, गांव में रहने वाले लोगों को, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि हमारा देश गाँव में बसता है, देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। वही विचारधारा चौधरी जयंत सिंह जी रखते हैं, उसी प्रकार के राष्ट्र निर्माण का सपना देखते हैं। जिस प्रकार के देश का सपना चौधरी चरण सिंह जी ने देखा था, वही जयंत जी देखते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, लोग तो ये भी कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी का अक्स, चौधरी चरण सिंह जी की छवि चौधरी जयंत सिंह जी में 100% दिखाई देती है। और वो सिर्फ जो है चेहरे मोहरे से नहीं है, वो उसके अलावा उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो काम करने का तरीका है, जिस प्रकार से किसानों के प्रति वो सोचते हैं, वो उसमें भी दिखाई देती है। जी, मुजफ्फरनगर में महापंचायत में जयंत चौधरी जी का पगड़ी कार्यक्रम हुआ था। जयंत चौधरी जी ने वहाँ पर एक मंच से कहा था, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का एक बड़ा धरना चला था, काफ़ी लंबे समय तक चला, 3 कानूनों के खिलाफ। उसमें राष्ट्रीय लोकदल का भरपूर समर्थन भी देखा गया था। उन्होंने कहा था कि 700 किसानों की शहादत भूलना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शोषण पर 700 किसानों की शहादत हुई है। आज जयंत चौधरी भूल गए हैं। जयंत चौधरी जी कोई बात नहीं भूले हैं। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि जब किसान आंदोलन चला तो अकेले लीडर जयंत चौधरी जी थे, जिन्होंने किसानों के पक्ष में लगभग 55 से ज़्यादा महापंचायतें करके किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया था।
और उसी का परिणाम हुआ था कि सरकार को अपना कदम पीछे हटाना पड़ा था और जो 3 कृषि कानून सरकार बनाने जा रही थी उस कदम से सरकार पीछे हटी थी। वो जयंत जी की ताकत थी और आज वो सरकार में शामिल हैं तो वो किसानों के और कामगारों के सच्चे हितैषी हैं। राष्ट्रीय लोकदल सरकार में अगर शामिल है तो सरकार में शामिल रह के भी वो किसानों के हितों की सच्ची संरक्षक है। किसानों को भरोसा है कि जयंत जी अगर सरकार में हैं तो किसानों की बेहतरी के लिए काम होंगे, किसानों के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। लेकिन जब से एनडीए में राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में शामिल हुई है तब से किसानों की आवाज़ ज़्यादा बुलंद नजर नहीं आ रही मंत्री जी। अब आप पता नहीं किस तरीके से देखते हैं किसानों के प्रति जो काम हो रहे हैं, जो पटल पर काम हो रहे हैं, आप उनके अंदर जाइए, किसानों को उनकी सम्मान निधि उनके समय पर मिलती है। आज जो है आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में जितनी भी कोऑपरेटिव फैक्ट्रियाँ हैं सबका 100% पेमेंट हो गया है। बहुत सारी फैक्ट्रियों का आप ये समझो कि मैं अगर सही हूँ तो एक आध ग्रुप ऐसा है जिसने जो है पेमेंट नहीं किया, उस पर भी सरकार का पूरा प्रेशर है, दबाव है। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल गन्ना है उसका बहुत सारे मिलों ने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। सरकार जो हमारे कोऑपरेटिव मिल हैं उनका 100% हो चुका है और जो बचे हैं उनका भी राष्ट्रीय लोकदल लगातार सरकार में शामिल होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय कृषि मंत्री जी से लगातार बात कर रहे हैं और वो भी जल्दी कराया जाएगा। तो हम लोग सरकार में शामिल हैं, उसी का ये परिणाम है। इस पर किसानों का ये भी कहना है कि गन्ने का उचित मूल्य दाम दिया जाए और पेमेंट जो है टाइम से किया जाए। पेमेंट सम्मान निधि को लेकर मैंने भुगतान की तो आपको बात बता दी। जहाँ तक जो है वो गन्ना मूल्य की बात है तो उस पर भी काम चल रहा है और उम्मीद है कि जो अगला सेशन होगा उसमें जो है कुछ किसानों को बड़ी सौगात सरकार दी जाएगी। हमें उम्मीद है सरकार से, राष्ट्रीय लोकदल को उम्मीद है कि बड़ी सौगात जो है किसानों को दी जाएगी। मंत्री जी 2022 के राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के विधानसभा के चुनाव के गठबंधन को लेकर बात करूँगा। कई सारे राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं से हमारी बातचीतें हुई, उन्होंने हमसे लगातार यही कहा कि समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय लोकदल के नेता श्री जयंत चौधरी जी का उत्पीड़न किया जा रहा था। खास तौर से शिवाल खास और माठ की 2 सीटों को लेकर जिक्र किया आप ही के साथी ने। ऐसा लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आरएलडी के नेता जयंत चौधरी जी का उत्पीड़न किया गया? देखो, उत्पीड़न शब्द तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ एक बात जरूर है जी, हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी अपने आचार से, विचार से, सिद्धांतों से बहुत ईमानदार लीडर हैं। वो जैसे खुद हैं ऐसा ही वो सामने वाले को सोचते हैं। अब सामने वाला है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन जयंत जी वाकई में बहुत ईमानदार लीडर हैं। उनकी सोच बेहद पवित्र है। उसी पवित्र सोच के तहत वो किसी भी गठबंधन में रहते हैं, उसी पवित्र सोच के तहत वो अपनी बात रखते हैं और उनके कार्यक्रम होते हैं। अब सामने वाला जो है उनकी पवित्र सोच को अगर गलत तरीके से अपने अनुसार ढालने की कोशिश करे या गलत तरीके से उनको का इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो वो सामने वाले बात है। ईश्वर सब देखते हैं, कुदरत है, प्रकृति है, उसमें सब चीज़ें जो है काउंट होती हैं। जयंत जी जो है वो बहुत ही अच्छे लीडर हैं व्यक्तिगत तौर पे। इसलिए जो है जो भी बात गठबंधन की आपने की या जो भी हुआ, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन पूरे समाज को पता है, पूरे प्रदेश को पता है, पूरे देश को पता है। मैं बताना चाहता हूँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब वो पुरानी बातें हैं, मैं उनको कहना ही नहीं चाहता, लेकिन मैं बस एक ही सेंटेंस में पूरी बात करता हूँ कि कभी भी ईमानदार व्यक्ति और कभी भी जो है जो सहज व्यक्ति होता है, जो सकारात्मक सोच का व्यक्ति होता है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से चीज़ें हों तो ईमानदारी से चीज़ें जो है आगे बढ़ती हैं, लेकिन उनमें कहीं भी अगर जो है चालाकी दिखाने की कोशिश की जाती है तो समाज को सब पता चल जाता है। 2022 के गठबंधन पर जिस तरह से मैंने आपसे प्रतिक्रिया ली, 2024 में जयंत जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हुए, क्या ये वही नाराजगी थी? नहीं, नाराजगी और उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो राजनीति है और राजनीति में जो है गठबंधन होते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, सब दलों के सबसे हुए हैं। तो वो गठबंधन का दौर है। गठबंधन के दौर में भारतीय जनता पार्टी के साथ
हमारा गठबंधन हुआ एनडीए के साथ, बल्कि गठबंधन हुआ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, जो एनडीए का गठबंधन था उसमें हम साथ गए हैं, उसमें और सारे लोग भी हैं, उसमें चिराग पासवान जी भी हैं, उसमें जो है नीतीश कुमार जी भी हैं, उसमें चंद्रबाबू नायडू जी भी हैं। तो पूरा हमारा एनडीए का गठबंधन है, उसमें हम लोग गए। हमें हमारे नेता को ये लगा कि हमें राजनीति करना उस गठबंधन के साथ ज़्यादा सहज है, तो हम लोग वहाँ गए हैं। सिवाल खास विधानसभा को लेकर मंत्री जी जिक्र करूंगा। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब वहाँ से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी बनाए गए और चुनाव जीते भी। जब से वो एनडीए के गठबंधन में शामिल हुए हैं, सिवाल खास की बहुत सारी आवाम की बड़ी नाराजगी है हाजी गुलाम मोहम्मद साहब को लेकर जी। इस पर क्या कहेंगे? गुलाम मोहम्मद साहब शिक्षित विधायक हैं और पेशे से वो शिक्षक रहे हैं। पढ़ाई लिखाई सहजता उनके जहन में है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रति उनकी निष्ठा पूरे जग जाहिर है, सबने देखा है। और वो जितने सकारात्मक ढंग से काम करते हैं, मैं उनको बहुत बार देखता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। जब भी मेरी उनसे बात होती है तो हमेशा जो है पॉजिटिव सोचते हैं। सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के लिए उनके पास बहुत सारे सपने हैं जिन पर वो लगातार लगे हुए हैं। उधर माननीय चौधरी जयंत सिंह जी से और इधर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से वो लगातार बात कर रहे हैं। सिवाल खास को वो एक बेहतर विधानसभा बनाना चाहते हैं, यहाँ के विकास के लिए वो लगे हुए हैं। अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में या नेगेटिव सोच के चलते अगर कोई बात सोचता है तो उसके कोई मायने नहीं है, लेकिन हमारे विधायक आदरणीय गुलाम मोहम्मद साहब वाकई में एक काबिल विधायक हैं। बहुत सारे लोगों का सिवाल खास विधानसभा से ये भी कहना है कि हाजी गुलाम मोहम्मद साहब को अखिलेश जी द्वारा प्रत्याशी बनाया गया सिवाल खास विधानसभा से, लेकिन बाद में वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ एनडीए में शामिल हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। गुलाम मोहम्मद साहब को प्रत्याशी चौधरी जयंत सिंह जी ने बनाया था, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सिंबल दे करके उनको प्रत्याशी बनाया था। और वो लोकदल के हमारे विधायक हैं और वो लोकदल की विचारधारा के साथ हैं, लोकदल के जो भी निर्णय हैं उनके साथ हैं। आपने बहुत सारे जो निर्णय पीछे हुए हैं उनमें देख लिया होगा। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी का साथ दिया है, हमारे नेता हैं वो जी। सिवाल खास विधानसभा के कई सारे मुस्लिम बाहुल्य गाँवों में मंत्री जी हम लोग भी गए हैं। वहाँ के लोगों का कहना ये है कि जब से हाजी गुलाम मोहम्मद साहब राष्ट्रीय लोकदल के साथ एनडीए में शामिल हुए हैं, मुस्लिम बाहुल्य गाँवों में आते जाते नजर नहीं आ रहे। लगातार आप कह रहे हो, लेकिन लगातार जो है वो सबके गमी में शामिल हैं, सुख दुख में शामिल हैं, शादी ब्याहों में शामिल हैं। और जो भी जो है सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें गुलाम मोहम्मद साहब उपस्थित रहते हैं। कई कार्यक्रमों में तो मैं भी उनके साथ रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग जो है वो भ्रामक प्रचार करते हैं, लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब की लोकप्रियता वही है आज भी, और वो उसी प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे करते आए हैं। पार्टी के भी वो काम करते हैं, कहीं संगठन के काम होते हैं उनमें भी वो जाते हैं, कार्यक्रमों की अध्यक्षता भी करते हैं, मुख्य अतिथि भी होते हैं। तो वो लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें भी गुलाम मोहम्मद साहब जो है वो बढ़ चढ़ के सदस्यता अभियान को चलवा रहे हैं। और जो है वो आप देखना जो है उसकी सफलता खुद बता देगी कि हाँ विधायक जी का कितना काम है। अभी हाजी गुलाम मोहम्मद साहब राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं और वर्तमान विधायक भी हैं सिवाल खास विधानसभा से जी। भविष्य में 2027 को लेकर आपसे पूछना चाहूँगा, राष्ट्रीय लोकदल फिर से हाजी गुलाम मोहम्मद साहब को सिवाल खास का प्रत्याशी बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। ये तो देखो तय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी को करना है, पार्टी को करना है। हमारी पार्टी का जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड होगा तो वो तय करेगा अब कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा। लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब चूँकि हमारे एमएलए हैं तो निश्चित रूप से जो है उन पर भी विचार हो सकता है। और उन्होंने जिस प्रकार से लोकदल के लिए काम किया है वो पार्टी में सबको दिखाई भी दे रहा है। तो पार्टी उन पर विचार कर सकती है। जो पार्टी का हमारा संसदीय बोर्ड होगा वो उस समय विचार करेगा। वो और भी लोग जो प्रत्याशी होंगे वो सभी पे, और सबको छोटे एक कार्यकर्ता को भी अधिकार है। जयंत जी ने तो पूरे देश में एक बड़ी नज़ीर पेश करने का काम किया है।
अपने आप में एक जमीनी कार्यकर्ता को लोकसभा, वो भी बागपत जैसी लोकसभा से टिकट दे करके डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को उन्होंने देश की संसद में भेजा है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। तो जयंत जी तो वो ताकत हैं कि एक गांव स्तर के छोटे से जमीनी कार्यकर्ता को भी टिकट दे करके वो विधायक बना सकते हैं, सांसद बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी सोच है माननीय चौधरी जयंत सिंह जी की, कि उन्होंने जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे जो है 9-10 विधायक थे, उनमें से जो है एक जो दलित समाज से विधायक आते थे अनिल कुमार जी, उनको कैबिनेट मंत्री बनवाने का काम किया, कैबिनेट मंत्री बनाने की सिफारिश की। आज अनिल कुमार जी कैबिनेट मंत्री हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से, यहाँ बहन जी भी मुख्यमंत्री रही हैं और भी हैं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से पहला कोई दलित विधायक है जो कैबिनेट मंत्री है। ये भी हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी की सोच है। तो वो तो जो है इस सोच के व्यक्ति हैं कि वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता से बहुत प्रेम करते हैं। चलिए मंत्री जी, शिवरखास विधानसभा के तमाम सवालों पर आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी मैं बागपत लोकसभा के वर्तमान सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को लेकर आपसे बात करूंगा। जी। उनको लेकर भी बहुत सारी शिकायतें हमने सुनी हैं। जी। जब से राजकुमार सांगवान जी सांसद तय हुए हैं, बहुत सारे बदलाव उनके अंदर आ गए हैं। बदलाव से मतलब लोगों के बीच में ना जाना। जी। बहुत सारे लोग, ऐसा भी सुनने में आया है कि वो माननीय सांसद जी के आवास पर अपनी जन सुनवाई के लिए गए और सांसद जी उनको इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी बताइए। मेरा लगभग 25 साल का सामाजिक और राजनीतिक जीवन है। जी। बहुत सारे सांसदों को मैंने काम करते देखा, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को मैंने काम करते देखा। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी ऐसे सांसद हैं जो सुबह 9 बजे जहां वो रहते हैं, उनका तो आवास नहीं है, वो तो पहले से वहीं रहते हैं। आप उनको जानते हो, उनको तो जो है सियासी फ़कीर की भी जो है पदवी लोगों ने दी है। सुबह 9 बजे वो वहाँ से निकलते हैं और रात में कोई गारंटी नहीं है वो किस समय आएंगे। उनका ना कहीं कोई घर है, ना कोई परिवार है, ना ही उनका कोई कारोबार है, ना ही जो है उनका और कोई ठिकाना है। वो आप ये देखो कि 12 से 14 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सुख दुख में शामिल रहते हैं। कहीं भी कोई बात होती है वहाँ पहुँचते हैं। तो आप कह रहे हो कि वो दिखाई नहीं देते, मैं कहता हूँ कि जितने वो दिखाई देते हैं इतना जो है दिखाई देना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। मैं इसी से जोड़कर एक सवाल और ले लेता हूँ, आपको जानकारी के लिए बता दूँ। एक मिर्जापुर रासना गाँव पड़ता है, आश्रम से वहाँ के लिए एक सड़क गई है। जी। वहाँ के जो मिर्जापुर रासना के मौजूदा ग्राम प्रधान है वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी हैं जी। और राष्ट्रीय लोकदल के बड़े ही मजबूत एक कार्यकर्ता है जी। हमारी उनसे भी बातचीत हुई। उनका कहना ये है कि वह राष्ट्रीय लोकदल के लिए 2022 का विधानसभा हो या 24 का लोकसभा हो जी, भरपूर समर्थक रहा। लेकिन मैं माननीय सांसद जी से एक ही सड़क के लिए एक ही सड़क का प्रस्ताव लेकर गया, उसको भी नहीं बन पाया। अब देखो, अभी शुरुआत हुई है, बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, 500 प्लस गांव हैं, इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और सांसद निधि एक विधानसभा को 5 लाख रुपए मिलते हैं पूरे कार्यकाल में। एक साल में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, एक साल में 1 करोड़ रुपए आते हैं। 1 करोड़ रुपए में 18 लाख रुपए टैक्स में चले जाते हैं, 82 लाख रुपए बचते हैं। तो 82 लाख रुपए पूरे विधानसभा में खर्च होने हैं। लेकिन फिर भी आपने कोई बात कही है तो प्रधान जी की बात को मुझे उम्मीद है सांसद जी प्राथमिकता के आधार पर रखेंगे और वो जो है जिस भी तरीके से बन सकती हो उसको बनवाने का प्रयास किया जाएगा। उनका कहना ये था, मैं आपको बता दूं अपने चैनल के माध्यम से, कि सांसद जी ने मुझे कोई ऐसा मजबूत आश्वासन भी नहीं दिया। कम से कम आश्वासन तो सांसद जी को देना चाहिए था। कोई बात नहीं, वो हो सकता है व्यस्तता रही हो, ठीक से बात ना हो पाई हो, वो ना समझ पाए हो, लेकिन वो जो है मैं खुद अनुरोध कर लूँगा प्रधान जी से, वो पुनः बात कर लेंगे सांसद जी से और उनके काम को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए प्रधानमंत्री जी, एक सवाल और लेकर आगे बढ़ूंगा। आपने भी शायद एक अखबार में विज्ञापन था माननीय सांसद राजकुमार सांगवान जी और चौधरी जयंत साहब को लेकर के जी, कि 13 करोड़ रुपए सरकार से निधि के
जी। उन दोनों सांसदों के खाते में पड़े हुए हैं जी उनके पास विकास के प्रस्ताव देने का भी समय नहीं है। जी। अखबार में सीडीओ द्वारा ये विज्ञापन दिया गया। देखिए, शुरुआत हुई है और डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी चूँकि ज़मीनी नेता हैं, वो बहुत गहराई से चीज़ों को समझ रहे हैं। आप जो है जब उनका कार्यकाल ख़त्म होगा, उसके बाद अगर निधि बचती है तो आप लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन तब तक हमारे कार्यक्रम बन रहे हैं। किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से पैसा खर्च हो सकता है, किस प्रकार से सबसे पहले उन जगहों पर प्राथमिकता दी जा सकती है जहां आवश्यकता है, तो वो कार्यक्रम बन रहे हैं और विधिवत रूप से जो है पूरा पैसा खर्च होगा। मैं पुनः कह रहा हूं कि अगर पैसा बच जाए जब उनका कार्यकाल पूरा होगा तो तब आप सवाल उठा सकते हैं। चलिए मंत्री जी, 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के ही कुछ कार्यकर्ताओं से हमारी जिस तरह से बातचीत हुई, क्या जयंत चौधरी जी दोबारा से समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल हो सकते हैं या एनडीए के साथ बने रहेंगे? हम लोग जो है ईमानदारी के साथ एनडीए गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं और एनडीए गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे। हमारे नेता, मैंने पहले कहा था, हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी वो बहुत ही मजबूत ज़मीर के नेता हैं, तो हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं और एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। एनडीए गठबंधन आज देश को एक विजन की तरफ लेके जा रहा है, उसका एक सपना है और उस सपने को साकार कराने के लिए हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के कई सारे नेताओं का ये भी कहना है कि जयंत जी एनडीए में शामिल होने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, चवन्नी नहीं हूँ, पलट जाऊंगा, लेकिन पलट गए। अब ये तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बातें होती हैं, जो बातें कह दी जाती हैं और बहुत सारी बातें जो है मजाक के मूड में भी कह दी जाती हैं। ये कोई गंभीर बात नहीं है, ना इसके कोई मायने हैं। चलिए मंत्री जी, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सिवाल खास हो या जो भी पश्चिम की सभी विधानसभाएं हैं और ग्राम पंचायत हैं जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ एक दल नहीं है, ये एक परिवार है। राष्ट्रीय लोकदल उन लोगों का परिवार है जो गाँव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, देहात में रहते हैं, जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, जो कामगारी से जुड़े हुए हैं, जो मेहनत कर कर के अपना परिवार पालते हैं। राष्ट्रीय लोकदल उन लोगों का एक परिवार है। हमारे नेता स्वर्गीय भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने इस परिवार को बनाया था। उस परिवार को आगे बढ़ाने का काम स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। वो 4 बार भारत सरकार में मंत्री रहे। उन्होंने इतने बड़े बड़े काम इस हिंदुस्तान के किसानों के लिए किए कि वो काम अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। हम लोग गन्ने के किसान हैं, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का क्षेत्र है। हमारा गन्ना नहीं बिकता था, हमारे गन्ने के बिकने की कोई जगह नहीं थी, बाध्यताएं थी, गन्ना फैक्ट्रियां बहुत कम थी। उन बाध्यताओं का समाधान करते हुए उस समय जो मिल लगने की सीमा रेखा हुआ करती थी, उसको घटा करके लगभग 45 से 50 नई चीनी मिलें लगवाई, जिसकी वजह से आज हमारा गन्ना ससम्मान बिक रहा है और आज जो है गन्ना किसानों के चेहरों पर रौनक है। इसी प्रकार से दूसरी फसलों के जो किसान थे उनके लिए उन्होंने काम किया। तो ये सब लोग राष्ट्रीय लोकदल से जो जुड़े हुए लोग हैं वो उसको अपना एक परिवार समझते हैं। राष्ट्रीय लोकदल में रह करके महसूस करते हैं, अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। उनको लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल है तो उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी है, उनके बच्चों की गारंटी है, रोज़गार की गारंटी है। सबको ये लगता है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल ने जो है हमेशा परिवार की तरह काम किया है। आज चौधरी जयंत सिंह जी उस परिवार को लेकर के चलते हैं। उस परिवार में सब लोग हैं। जिस प्रकार से एक गुलदस्ता होता है और गुलदस्ते को सजाने के लिए सब तरह के फूल उसमें रखे जाते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रीय लोकदल एक गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न जातियों और धर्मों का पूरा जो है प्रतिनिधित्व है। सब लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व देते हुए सब लोगों को बराबर की भागीदारी दी गई है और उसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय लोकदल दिन दूनी रात चौगुनी कर रहा है, तरक्की कर रहा है। एक समय था कि हम किसी भी सदन में मौजूद नहीं थे, एक हमारा विधायक था, वही हम छोड़ करके चला गया था, लेकिन आज राष्ट्रीय लोकदल देश के चारों सदनों में मौजूद है।
आज हमारे 2 सांसद हैं, 10 हमारे विधायक हैं, राजस्थान में भी हमारे विधायक हैं। तो आज राष्ट्रीय लोकदल ने तरक्की की है और आगामी जो भी चुनाव आएंगे, चाहे पंचायत के चुनाव हों, चाहे विधानसभा के चुनाव हों या फिर लोकसभा के चुनाव हों, राष्ट्रीय लोकदल का प्रदर्शन बहुत ही उम्दा होने वाला है, बहुत ही बेहतर होने वाला है। क्योंकि आज राष्ट्रीय लोकदल परिवार में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, भावनात्मक लगाव है। दलों में लोग होते हैं, भावनात्मक लगाव नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल में लोगों का भावनात्मक लगाव है। इसलिए लगातार लोग जुड़ रहे हैं। अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान चलेगा तो बहुत बड़ी सदस्यता हम कायम करने जा रहे हैं और उसी का परिणाम होगा कि आगे आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उनको हम बहुत अच्छे से फाइट करेंगे और ऐतिहासिक हम एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मंत्री जी, हमारा जो चैनल है यूपी पंचायत 2.0, हमने इसकी शुरुआत ग्राम पंचायतों को लेकर ही की है जी। क्योंकि ग्राम पंचायतों की बहुत सारी इस तरह की जन समस्याएं हैं जो जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंच पाती हैं। आप सभी ग्राम पंचायतें हों या नगर पंचायतें हों, वहाँ के सभी वासियों से हमारे चैनल के लिए एक अपील कीजिए कि लोग हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े और इसको सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत शानदार शुरुआत तनवीर भाई ने की है, इनकी पूरी टीम ने की है। मेरी शुभकामनाएं इस चैनल को हैं। बहुत अच्छा चैनल है और सच दिखाने की कोशिश करता है। मुझे उम्मीद भी है तनवीर भाई से कि वो जो है जाति, धर्म और राजनीतिक दलों की सीमाओं से ऊपर उठ करके वो जनता के सामने सच प्रस्तुत करेंगे और सच प्रस्तुत करने पे ये चैनल तरक्की करेगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं और पूरी टीम को शुभकामनाएं हैं। आप लोग तरक्की करो, आगे बढ़ो और एक दिन जो है आप बड़े बड़े जो देश के चैनल हैं उनको मुकाबला दो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत धन्यवाद जी।